दिल को तुमसे प्यार हुआ। जयपुर राजस्थान बड़ी हवेली। आज यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती है और उनमें से बहुत से गार्ड्स बाहर निकलते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उन्हीं में एक गाड़ी से दो आदमी निकलते हैं और अपने गार्ड्स के साथ अंदर हवेली में जाने लगते हैं और जाकर डोर बेल बजा देते हैं। तभी वहां पर एक नौकर आकर डोर खोल देता है और अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। उसे ऐसे हैरान देखकर अंदर से आवाज आई, क्या हुआ, तुम वहां पर ऐसे क्यों खड़े हो, कौन आया है? इस पर वो नौकर कुछ बोलने को होता है कि इससे पहले ही सामने खड़ा एक आदमी ने बोला, हमें हुकुम मालिक सा से मिलना है, क्या वो अंदर है? इस इंसान की आवाज को सुनकर अंदर के सभी लोग अपनी जगह से खड़े होकर दरवाजे के पास आ जाते हैं, जिसे देख वो आदमी अपने सारे गार्ड्स को बाहर रुकने का बोल दोनों आदमी अंदर आ जाता है। उन्हें अंदर आते देखकर हुकुम मालिक साहब बोले, आप दोनों यहाँ पर कैसे? तो वो दोनों आदमी जिनकी उम्र लगभग 65 साल की रही होगी वो अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और वहां मौजूद सारे लोगों को देखकर एक ठंडी आह भरते हैं। फिर उन सभी लोगों से कुछ बात करते हैं जिसे सुनकर सारे लोग हैरान और परेशान दोनों हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अपने सामने बैठे इन दो आदमियों से क्या ही बोले। इस पर हुकुम मालिक सा का बड़ा बेटा बोला, हमें नहीं लगता कि यहाँ पर मौजूद कोई भी आपकी मदद कर पाएगा। आप तो जानते ही हो 2 साल पहले हुए हादसे के कारण यहाँ पर सब टूट से गए हैं और हमारे घर के आधे बच्चे तो विदेश में ही चले गए हैं अपना बिजनेस संभालने, क्योंकि कोई भी अब यहाँ पर रहकर उन सारी बातों को याद नहीं करना चाहता है। और जो बच्चे यहाँ पर है उन्होंने पूरी तरह से खुद को अपने कामों में डूबा लिया है। अब वो लोग किसी से मिलते भी नहीं हैं, ना ही वो लोग अब सरकार का कोई भी काम करना चाहते हैं। अब उन्होंने दूसरों की भलाई का काम करना भी छोड़ दिया है। तभी उस आदमी की वाइफ बोली, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और उस हादसे के बाद अब हम भी नहीं चाहते कि हमारा और कोई भी बच्चा अब सरकार के लिए कोई भी काम करे या खुद की जान खतरे में डाले। भलाई का काम करते करते हमारे बच्चों की जिंदगी में ही इतने दुख आ गए कि उनको इन सब से निकलने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा है और मेरी बेटी ने तो अपना सब कुछ ही खो दिया है। इतना बोलकर उनकी आंखें झलकने लगती हैं। तभी हुकुम मालिक सा का छोटा बेटा बोला, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपकी मदद करें? नहीं अब्बो, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। भलाई का काम करने निकले थे हमारे बच्चे और देखो आज क्या हो गया है। हमारे सारे बच्चे जिंदा तो है मगर वो पहले जैसे हंसते मुस्कुराते नहीं है। पहले जहाँ इस हवेली में बच्चों के हंसने खेलने की कीलकारियां गूंजती थी, आज वही हवेली एकदम शांत हो गई है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक पिता ने अपनी औलाद, तो एक भाई से उसका छोटा भाई छीन लिया गया और उससे भी बड़ी बात, हमारी बेटी ने अपने शादी के दिन ही शादी के मंडप में अपना पति खोया है। उस दिन के बाद से हमारी बेटी की सांसें चल रही हैं मगर वो किसी लाश की तरह हो गई है जो पूरे 2 सालों से एक कमरे में बंद है। उसने खुद को उस कमरे में बंद कर रखा है, यहाँ तक कि ना वो कुछ बोलती है ना हम सब से भी मिलती है। हमें माफ़ कर दीजिए, यहाँ पर आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। इतना बोलकर वो अपना हाथ जोड़ लेता है। उसकी बात सुनकर एक आदमी बोला, देखो अधिराज बेटा, हम आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ रहे हैं पर बात हमारी नहीं बल्कि लाखों लोगों की है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम किसी और पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक छोटे से चपरासी से लेकर बड़े मंत्री तक सब इस घोटाले में शामिल है और हर कोई बिक चुका है। बात कोई छोटी मोटी रकम की होती तो अलग थी मगर बात लाखों या करोड़ों की नहीं है, बात बहुत बड़ी है और उससे बहुत से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। उनकी बात सुनकर हुकुम सा कुछ सोचकर बोले, चलो हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं पर फिर भी यहाँ पर इस वक्त कोई भी बच्चा नहीं है जो आपकी मदद करे और वो चाहे भी तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि सभी यहाँ से बाहर है। और रही बात हमारी पोती की, तो वो पूरे 2 सालों से कमरे में बंद है, ना किसी से कुछ बोलती है ना ही कुछ और, तो वो ऐसे में आपकी मदद कैसे करेगी? इस पर एक शख्स जो आर्मी कर्नल होता है वो बोला, यदि एक बार उसने हमसे बात की तो हमें पूरा यकीन है कि वो चाहकर भी हमें मना नहीं करने वाली है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे वो पिछले 2 साल से ढूंढ रही है, जिसे देखने के बाद वो हमें मना नहीं करेगी। बोलकर वो कुछ पेपर्स उनके हाथ में दे देते हैं जिसे देखने के बाद वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो आदमी बोला, आपकी पोती जिसे ढूंढ रही है वो कोई और नहीं, मेरा ही पोता है, मगर ये सब आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था जिस कारण से आपकी पोती इस बात का पता नहीं लगा पाए और दूसरी बात, ये सब काफ़ी सीक्रेटली हुआ था, इस कारण कोई भी ये बात नहीं जानता है। क्या एक बार हम दोनों उससे बात कर सकते हैं? हमें उम्मीद है कि वो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर तैयार होगी। उनकी बात सुनकर हुकुम सा थोड़ी देर कुछ सोचकर बोले, मगर आपको नहीं पता इन सब में कितना खतरा है। हमने अपना एक बेटा खोया है, अब दूसरी बेटी को खोने की हिम्मत नहीं है।
हम सब में और उसे कुछ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। इस पर वो दोनों शख्स बोले, आपकी पोती की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। और आप शायद भूल रहे हो, आपकी पोती कोई मामूली सी लड़की नहीं है, आपकी बेटी अपने दुश्मनों के लिए खुद एक काल है। तो आप निश्चिंत रहिए, उसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। और आपके घर की एक और बेटी वहाँ पर उस शहर में है, जिसे अपनी असलियत तक नहीं पता है। सारी बातों को सोचने समझने के बाद हुकुम शाह ने बोले, हम कोई भी फैसला खुद से नहीं ले सकते, जो भी फैसला हमारी पोती लेगी हम भी उसे ही मानेंगे। इतना बोलकर वो उन्हें अपनी पोती के कमरे में ले जाते हैं। दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता है, इसलिए वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर कमरे में पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ होता है, वहां पर बस हल्की सी रोशनी खिड़की से ही आ रही होती है, जिससे रूम में थोड़ा कुछ दिखाई देता है। वो तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक दुबली पतली लड़की जिसने शादी का जोड़ा पहन रखा था, वो खिड़की के पास बैठी एक तस्वीर को एकटक ही देखे जा रही होती है। हुकुम शाह अंदर आकर बोले, देविका बेटा, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। उनकी बात सुनकर भी वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है, जिसे देख वो शांत हो जाते हैं। तभी एक आदमी बोला, देविका बेटा, मैं कैबिनेट मंत्री हूँ और ये मेरे और तुम्हारे दादा के दोस्त कर्नल ओमकार बत्रा है, और हम दोनों तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आए हैं, क्योंकि तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हैं। क्योंकि इससे पहले भी तुमने अपनी टीम के साथ मिलकर विदेशों में बहुत से ऐसे केसों को सोल्व किया है जहां तक पहुंच पाना किसी भी एजेंट या अधिकारी के बस की बात नहीं है। तुमने वो सब कुछ ठीक किया है और बहुत से क्रिमिनल को मौत के घाट उतारा है। मगर इस बार बात बहुत ही बड़ी है, इस बार बात कोई छोटी मोटी नहीं है, इस बार बात पूरे 10,000 करोड़ रुपयों की है, जो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी संपत्ति है, जो गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल के लिए थी, मगर कुछ बड़े अधिकारियों ने मिलकर इन सब का घोटाला है, जिसका पता चलना काफी जरूरी है। इसलिए हम सब काफी उम्मीद लिए आपके पास आए हैं। इस पर भी देविका कुछ नहीं बोलती हैं। तो वो आगे बोले, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ, पर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उनकी ये बात सुनकर वो पीछे पलटकर उन्हें देखने लगती हैं। तो वो बोले, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इसे देख सकती हो। बोलकर वो पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा देते हैं, जिसे लेकर देविका पढ़ने लगती हैं और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो उन दोनों को हैरानी से देखने लगती हैं। तो वो बोले, हमें पता है तुम एक इंटरनेशनल हैकर हो, मगर फिर भी तुम इस बात का पता नहीं लगा पाई, क्योंकि ये सब मेरे कहने पर ही काफी सीक्रेट तरीके से हुआ था। तो क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? इस पर देविका थोड़ी देर कुछ सोचकर बोली, हमें वो चाहिए। देविका की बात सुनकर वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। इस पर देविका बोली, हमें वो चाहिए और साथ में आप सबको हमारी कुछ शर्तों को माननी होगी। देविका की बात सुनकर वो दोनों कुछ सोचकर बोले, हमें मंजूर है। फिर वो सभी लोग कुछ देर बातें करते हैं, उसके बाद वो तीनों बाहर से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद देविका अपने बेड पर बैठकर उसी तस्वीर को बड़े ही प्यार से निहारने लगती हैं। वही जब वो तीनों देविका के रूम से बाहर निकलते हैं तो देविका के पिता और बाकी सभी घर वाले उन्हें देखकर बोले, क्या हुआ? इस पर हुकुम शाह ने सारी बात सभी को बता दी, जिसे सुनने के बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो देविका की मां आराधना जी बोली, बाबू साहब आप ये कैसे कर सकते हो? आप उसे कैसे जाने के लिए बोल सकते हो? तो इस पर वो बोले, मैंने उसे कुछ नहीं कहा बिंदरी, ये फैसला उसका है और तुम सब तो अच्छे से जानते ही हो कि एक बार यदि वो कुछ फैसला कर लेती है तो फिर कोई भी उसे बदल नहीं सकता है, इसीलिए मैं भी उसे कुछ बोल नहीं पाया। तभी देविका की चाची झरना कुछ सोचकर बोली, देविका ने जो फैसला लिया है उससे क्या वो हमारी पहले वाली देविका बन सकती है? क्या वो फिर से हंसना और मुस्कुराना सीख सकती है? इस पर झरना के पति अधिराज बोले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो भी सकता है, और इनका पोता तो कैसा है ये सारी दुनिया जानती है, पर अब जब हमारी बेटी ने ही ये फैसला किया है तो हम सब क्या ही कर सकते हैं। 2 दिन बाद दिल्ली शहर में बत्रा मेंशन, आज यहाँ पर काफी खलबली मची हुई थी। ओमकार जी ने अपने पोते से बोले, राज तुम्हें अब शादी करनी ही होगी। कितनी सारी लड़कियां तुम्हें दिखा चुके हैं, पर फिर भी तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम जिस लड़की को प्यार करते हो वो किसी और की बीवी है, और तुम उससे साल भर से प्यार कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। इस पर राज बोला, दादाजी मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी है, आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? इस पर राज की मोम करुणा जी बोली, राज तुम अपने दादाजी की बात क्यों नहीं मान लेते हो? तुम्हारे दादा तुम्हारे ही भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए बेटा। इस पर राज बोला, मोम अब आप भी मत शुरू हो जाओ। उसकी बात सुनकर ओमकार जी बोले, ठीक है,
अगर इसने इस बार अब मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, बोलकर उन्होंने अपने पॉकेट से एक बंदूक निकाल ली और बोले, क्या फ़ायदा इस जीवन का जब मेरा पोता ही मेरी बात नहीं मान रहा है, मुझे तो अब मर ही जाना चाहिए। बोलते हुए वो बंदूक को अपने सर पर लगा लेते हैं। ये देखकर राज और करुणा जी और उनके पति कुशाल जी तीनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनसे बंदूक रख देने के लिए बोलते हैं, मगर वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और ट्रिगर पर अपनी उंगली रख देते हैं। ये देखकर तो अब सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और इससे पहले कि गोली उन्हें लग भी पाती, राज उनका हाथ ऊपर कर देता है जिससे गोली ऊपर चलती है। राज अपने दादाजी के हाथ से बंदूक को लेकर फेंकते हुए बोला, ठीक है दादाजी, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी कुछ शर्त है। जिसे सुनकर दादाजी बोले, कैसी शर्त? तो राज बोला, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूँगा जो 1 साल के लिए होगा। अगर इस 1 साल के अंदर उस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उससे शादी कर लूँगा, मगर इन 1 साल में भी उसने मेरा दिल नहीं जीत पाई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसे मुझे छोड़कर जाना होगा। राज की बात सुनकर करुणा जी बोली, ये कैसी बात कर रहे हो तुम राज, शादी कोई खेल नहीं है जो तुम उसे भी कोई बिजनेस का जरिया बना लो। इस पर राज बोला, मोम मुझे जो कहना था वो मैंने बोल दिया, अब आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो? इस पर दादाजी बोले, ठीक है हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर शादी तुम्हें कोर्ट के अलावा भी हमारे तरीके से करनी होगी। इस पर राज बोला, दादू जब शादी टूटने ही वाली है तो फिर दिखावा ही क्यों? मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले। तो दादू बोले, हम तुम्हारी शर्त मान रहे हैं तो तुम्हें भी हमारी कुछ बातों को मानना पड़ेगा। इस पर राज बोला, ओके। एक दिन बाद रात का समय, राज और एक लड़की एक पेपर पर साइन कर देते हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर होता है। उसके बाद घर में ही बने मंडप में उन दोनों की शादी की सारी रस्में होने लगती हैं। पहले जयमाला, फिर फेरे और लास्ट में सिंदूर दान। इसके बाद पंडित जी सबको देखकर बोले, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब आप सब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। इस पर राज बेमन से उस लड़की के साथ सबका पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दादू बड़े ही प्यार से देविका के सर पर हाथ कर बोले, सदा सुहागन रहो बेटा, और राज को देखकर बोले, भगवान इस नालायक को थोड़ी बुद्धि दे। अपने दादू की बात सुनकर राज चिढ़ जाता है। फिर वो दोनों करुणा जी और कुशाल जी का भी आशीर्वाद लेते हैं तो करुणा जी तो देविका को अपने गले से लगा लेती है। जब शादी हो जाती है तो राज अपने रूम में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज कर बिना किसी से कुछ भी बोले बाहर से जाने लगता है। तो राज के मोमदेव उसे रोक लेते हैं और जाने नहीं देते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। फिर राज की मोम देविका को राज के कमरे में लेकर चली जाती हैं। ये देखकर राज अपना मुंह बना लेता है। अभी तक राज ने देविका का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि देविका ने घूंघट ले रखा था। करुणा जी देविका को राज के रूम में लेकर आ जाती है और उसे बेड पर बिठाकर बोली, देविका बेटा, हम जानते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से आई हो और पापा जी ने आपको यहाँ क्यों लाए हैं, पर राज ये बात नहीं जानता है और ये बात हमारे अलावा किसी और को पता भी नहीं है, न ही किसी को पता चलेगा। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, चाहे जैसी भी हो पर सच तो ये है कि अब राज और तुम्हारी शादी हुई है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम कभी भी राज से प्यार नहीं कर पाओगी। तुमने ये शादी बस मजबूरी में की है, पर फिर भी मैं ये चाहूंगी कि तुम इस रिश्ते को एक मौका दो। राज बुरा नहीं है बेटा, पर वो एक ऐसी लड़की से प्यार करने लगा है जिसे वो पा नहीं सकता है। मैं बस तुमसे इतना ही बोलूँगी कि अतीत में जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम खुद को और इस रिश्ते को एक मौका देकर देखो। मुझे पूरा यकीन है जब तुम इस रिश्ते को एक मौका दोगी तो तुम राज को भी खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दोगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और देविका वही बेड पर बैठकर खुद से अपने मन में बोली, नहीं आंटी जी, हमारे दिल में और जिंदगी में आपके बेटे की कोई जगह नहीं है। हमने ये शादी बस इसलिए की है ताकि हम जान सके कि ओंकार जी की बातों में कितनी सच्चाई है। हमारे दिल में, हमारी आत्मा में बस हमारे राजवीर का ही अधिकार है, बस हमारे राज का हम वो अधिकार किसी और को कभी भी नहीं दे सकते हैं। कभी नहीं, वो अभी सोच ही रही होती हैं कि राज कमरे में आ जाता है और एक नज़र देविका को देखकर वॉशरूम में चला जाता है। देविका भी राज को देखती है पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। कुछ ही देर में राज वॉशरूम से बाहर निकलता है और देविका को अपने रूम में देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में देविका के पास आकर उसकी एक बाह पकड़कर उसे एक झटके में अपने बेड से खड़ा कर लेता है और उसे घूरकर बोला, भले ही हमारी शादी हुई हो मगर वो कोई शादी नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो साल भर में खत्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलने वाला है। इसलिए तुम मुझसे और मेरे सामानों से दूर ही रहना। मैंने ये शादी बस दादू के लिए की है,
तो तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। इतना बोलकर वो उसे छोड़ देता है, जिससे देविका संभल नहीं पाती है और वो लड़खड़ा कर फर्श पर ही गिर जाती है। मगर राज उसे इग्नोर कर अपने बेड में जाकर आराम से लेट जाता है। उसने एक नज़र देविका के चेहरे को देखना तक जरूरी नहीं समझा होता है। राज के ऐसे गिराने से देविका को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो जमीन से उठकर सोफे पर जाकर लेट जाती है। राज तिरछी नज़र से देविका को देखता है और अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए अपने मन में बोला, 1 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगा कि तुम 1 महीने में ही मुझे छोड़कर खुद यहाँ से चली जाओगी। इतना बोलकर वो आराम से फेल कर सो जाता है और इधर देविका भी अपने मन में बोली, मैं भी देखती हूँ मिस्टर बत्रा, आप मुझे कैसे यहाँ से बाहर निकलते हो। मुझे कोई भी सीधी साधी और भोली भाली लड़की समझने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। इतना बोलकर वो आराम से सोफे पर सो जाती है। अगली सुबह राज के उठने से पहले ही देविका उठ जाती है और जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाती है, फिर नीचे चली जाती है और जाकर किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। करीब आधे घंटे बाद जब मैड्स किचन में आकर देखती है तो देविका को ऐसे नाश्ता बनाते देखकर हैरान हो जाती है और देविका के पास आकर बोली, मैडम आप क्यों ये सब कर रही हो, ये सब तो हमारा काम है, इसे हमें ही करने दो। इस पर देविका शांत लहजे में बोली, कोई बात नहीं, लगभग सारा नाश्ता तैयार हो चुका है तो आप इन्हें टेबल पर लगा दो। मेड भी देविका की बात मानकर सारा नाश्ता टेबल पर लगा देती है और कुछ ही देर में सारे लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और जैसे ही सब नाश्ते को देखते हैं तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। दादू खाने को देखकर बोले, क्या बात है, आज कितने सालों बाद ऐसा खाना देखने को मिल रहा है, वरना हमने तो ऐसा इंडियन खाना भूल ही गए थे। इस पर मेड बोली, सर आज का पूरा नाश्ता नहीं मैडम ने बनाए हैं, बिना किसी की मदद लिए। उस मेड की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी देविका भी अपने हाथ में खीर का बोल लिए आती है और उसे टेबल पर रख देती है। राज के डेट देविका को देखकर बोले, तुम भी बैठ जाओ बेटा हमारे ही साथ। देविका हाँ में अपना सर हिलाकर एक चेयर पर बैठ जाती है और सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। वही जब राज सोकर उठता है तो उसकी नज़र सबसे पहले सोफे पर जाती है जहां पर कल रात को देविका सोई हुई थी, मगर उसे इस वक्त देविका रूम में कहीं भी नहीं दिखती है। ये देखकर राज खुद से ही बोला लगता है, कल रात के मेरे बर्ताव को देखकर वो लड़की यहाँ से चली गई है। इतना सोचकर वो खुश हो जाता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। इधर भी सबका नाश्ता हो चुका था और तीनों ने ही देविका को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए थे, जिसकी देविका को कोई भी जरूरत ही नहीं थी, पर फिर भी वो फॉर्मेलिटी के लिए ले लेती है। तभी वहां पर राज आ जाता है। राज को देखकर उनकी मोम बोली, राज बेटा आओ नाश्ता कर लो। राज अपनी मोम को देखकर बोला, मोम मैं अपनी कंपनी जा रहा हूँ, मैं वहीं पर जाकर कुछ खा लूंगा। इतना बोलकर वो भी वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद देविका ओमकार के साथ एक रूम में चली जाती है जो देविका के कहने पर ही ओमकार ने बनाया था, जो एक तरह का सीक्रेट रूम था जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता सिवाय मिस्टर एंड मिसेस बत्रा के। जैसे ही देविका उस रूम में जाती है तो वहां पर पहले से ही 6 लोग मौजूद होते हैं और जो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही सब देविका को देखते हैं वो सब एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग चीफ। देविका भी सबको इशारों में ही जवाब देती है। तभी पीयूष देविका से बोला, चीफ आपने तो डिसाइड किया था ना कि अब से हम कोई भी केस सोल्व नहीं करने वाले हैं, तो फिर ये क्या आपने ये केस क्यों लिया, और अब तक हमने जितने भी केस सोल्व किए हैं ये उन सब से थोड़ा अलग है। पीयूष की बात सुनकर देविका बोली, पता है ये केस अलग है, मगर ये केस मैं अपने पर्सनल रीजन की वजह से कर रही हूँ, ना कि प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल काम करना देविका ने 2 साल पहले ही छोड़ दिया है, तो अब काम की बात पर आ जाते हैं। देविका ओमकार जी को देखकर बोली, मुझे बहुत सारी डिटेल्स चाहिए जब से पैसों का घोटाला हुआ है, और साथ ही मुझे उन सभी की लिस्ट भी चाहिए जिन पर आपको जरा सा भी शक हो सकता है। आध्या तुम वो सारी लिस्ट निकालो जिनमें यहाँ के सारे नेता और पॉलिटिक्स पार्टी के लोग कितने बार बाहर गए हैं, कहाँ गए, कितने दिन रुके, टू जेड मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। आर तुम वो सभी केसों की लिस्ट निकालो जिनमें लड़कियां और बच्चे किडनैप हुए हैं, उनकी क्या प्रोसेस रही है। ऐसे ही वो अपने सभी साथी को काम बता देती हैं और वो सभी लोग कुछ बातों को डिस्कस करते हैं और अपने काम को अंजाम देने की प्लानिंग करने लगते हैं। अवनी देविका को देखकर बोली, चीफ मुझे लगता है कि इन सब में शहर का मेयर भी शामिल हो सकता है, क्योंकि लगभग 1 महीने में ही 30 से 40 लड़कियां और 30 छोटे बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से छोटे बच्चों को इंडिया के ही अलग अलग कोनों पर बेच दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जो एक अनाथ आश्रम है जो हमारे मेयर राजीव सूर्यवंशी का है, वहां से हमें कुछ अजीब सी बात देखने को मिल रही है।
इस पर देविका बोली, राइट अवनी, तुमने सही कहा है। इस आश्रम का कुछ तो लोंचा है, हमें पता करना होगा, क्योंकि इस आश्रम से हर महीने जो लड़कियां 18 की होने वाली होती हैं या 17 की ही होती हैं, वो अचानक से गायब हो जाती हैं और किसी को कुछ भी पता भी नहीं चलता है। हमें इस बात का पता लगाना होगा। इस पर पीयूष बोला, चीफ, पर इस आश्रम की बातों का हमारे केस से क्या संबंध है? इस पर आर्ट बोला, पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो मैटर है इन सब का। तभी आध्या एक फोटो देविका को दिखाते हुए बोली, चीफ ये देखिए, ये पिक 4 साल पुरानी आश्रम की एक लड़की की है जिसे मैंने डाटा हैक करके निकाला है, और ये पिक रजिया बार की है। इस पिक में जो लड़की है और पिक में जो लड़की है वो दोनों ही एक है। इसका मतलब? देविका बोली, इसका मतलब ये है कि लड़कियों को नौकरी या किसी और बहाने से आश्रम से ले जाया जाता है और उन्हें उस बार में जबरदस्ती ये सारा काम कराया जाता है। हमें पता लगाना होगा कि शहर के मेयर और बाकी सब का इन सब से क्या लेना देना है। उसके लिए हमें वहां पर जाना होगा। इस पर पीयूष बोला, मगर वहां पर जाएगा कौन और कैसे? इस पर देविका बोली, तुम सबको पता है हमें क्या करना है और कैसे करना है। आज रात उस बार में धमाका होगा जिससे वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ राज अपने दोस्तों के साथ एक होटल के वप रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। वो अपने दोस्त से बोला, मेरे दादू ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। मेरी शादी पता नहीं किस गांव की गवार लड़की से कर दी, मुझे पता भी नहीं है। इसके लिए मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। तभी राज का एक दोस्त सौरभ बोला, भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है? मेरा मतलब तू बिना देखे ही किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? और तेरे घर वाले वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्होंने एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा? इस पर राज बोला, पता नहीं मेरे घर वालों पर उस लड़की ने क्या जादू किया है कि सारे लोग उसके ही तरफ हो गए हैं। पर मैं भी देखता हूँ, तब तक वो लड़की मेरे घर में मेरे ही कमरे में रहती है। मैं उसे इतना ज़्यादा परेशान करके रख दूंगा कि वो खुद ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। 1 महीने में ही वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। इतना बोलकर वो फिर से ही शराब पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देविका अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान तैयार कर रही होती है। आज रात के लिए उसने काफ़ी बड़ा प्लान कर रखा था। काफ़ी देर से ओमकार जी बैठे उन सभी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं और वो देविका को देखकर बोले, तुमने फैसला कर लिया है कि तुम वहां पर जाओगी ही, और अगर उन लोगों ने तुम्हें भी पकड़ लिया तो? इस पर देविका बोली, देविका कभी भी कोई कच्ची प्लानिंग नहीं करती है। रात का वक्त रजिया बार यहाँ पर हर रोज की तरह ही काफ़ी ज़्यादा चमक धमक मची हुई थी। शहर के अमीर आदमियों का आना शुरू हो चुका था। वही रजिया एक हाल में बैठी पान चबा रही होती है और उसकी कुछ खास लड़कियां उसके आसपास बैठी होती हैं। तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर बोला, कैसी हो रजिया बेगम? तो रजिया मुस्कुरा कर बोली, जब तक आप जैसे बड़े लोगों का हाथ हम जैसी पर बना है तब तक तो रजिया ठीक ही है। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। तभी वो आदमी बोला, तो आज कौन सा हीरा तराशा है तुमने हमारे लिए? इस पर रजिया बोली, कैसी बात करते हो सेठ, हमारे यहाँ तो सभी एक से बढ़कर एक हीरा है। तुम जिस पर भी हाथ रखो आज रात के लिए वो तुम्हारी हुई। इतना बोलकर वो अपनी एक खास चमची को बोली, इन्हें उस लड़की के पास लेकर जाओ जो यहाँ पर कुछ दिन पहले ही आई है। उसकी बात सुनकर वो लड़की उसे अपने साथ चलने को बोलती है तो वो आदमी अपने जेब से 2 नोटों की गड्डी निकालकर रजिया की तरफ उछाल देता है, जिसे रजिया जल्दी से कैच ले लेती है और वो फिर वहां से चला जाता है। तभी रजिया के पास एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, आंखों में मोटा चश्मा और उसने धोती कुर्ता पहन रखा था। ... वो आदमी रजिया के पास आकर बोला, कैसी हो रजिया? उस आदमी की बात पर रजिया उसे देखकर बोली, तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर वो आदमी अपनी बत्ती सी दिखाकर बोला, तुमने ठीक ही कहा है रजिया, इससे पहले मैं यहाँ कभी आया भी नहीं ना, मैं तो दूसरे शहर में रहता था। खैर ये सारी बातों को छोड़ो और देखो तो जरा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना बोलकर वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर रजिया भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो वो आदमी बोला, अरे सुरीली बेटा इधर आओ। उसकी बात पर रख लड़की जो दिखने में थोड़ी मोटी सी थी ... और उसका रंग थोड़ा सांवला था। वो आकर बोली, जी दादाजी आपने हमरा के बुलाए? तो वो आदमी बोला, हम बिटिया इनसे मिलो, ये यहाँ की सेठानी है और तुमको यही नौकरी देगी और जो ये तुम्हें काम बताए इतनी सारी बात को मानकर वही करना।
उस आदमी की बात सुनकर वो लड़की बोली का सच्ची में दादाजी ये सेठानी जी हमरा के काम देबेगी फिर तो हम बहुत आए जल्दी अपना माई का इलाज करवा ले। फिर वो लड़की कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली पर हमरा के तो पढ़ना लिखना ना आवे फिर हम का करी। इस पर वो आदमी बोला तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो रजिया से बोला रजिया एक गाँव से अभी काम की तलाश में आई है तो मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। इतना बोलकर वो उसे अपनी एक आंख मारकर कुछ इशारा करता है जिसे देखकर रजिया अपनी ही एक लड़की सुरीली को आवाज लगाकर बुलाते हुए बोली सुरीली सुरीली। उसकी आवाज सुनकर सुरीली जल्दी से उसके पास आ जाती है तो रजिया बोली ये लड़की इसका नाम। इस पर वो लड़की बोली गुलाबो नाम है हमरा। तो रजिया बोली तुम गुलाबों को अपने साथ लेकर जाओ। तो सुरीली गुलाबों को अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी वो आदमी बोला रजिया अब तुमने लड़की को अपने पास रख लिया है तो उसकी कीमत भी दे ही दो। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए रजिया उसे एक नोटों की गड्डी देकर बोली अगली बार माल जरा अच्छा लाना जिसकी कीमत भी अच्छी मिल सके। इस पर वो आदमी अपने दांत दिखाकर वहां से चला जाता है। इधर सुरीली उस लड़की को अपने कमरे में लाकर उसे अंदर से बंद करके गुलाबों के पास जाकर बोली तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये लोग तुम्हें यहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं देने वाले हैं बल्कि यहाँ पर दूसरा ही काम होता है। उसकी बात पर गुलाबो बोली हमें सब पता है। इस पर सुरीली उसे हैरानी से देखने लगी तो गुलाबो बोली हमें पता है यहाँ पर क्या होता है और तुम हमारा यकीन मानो हम यहाँ पर तुम सबको यहाँ से बचाने आए हैं। इस पर सुरीली बोली तुम्हें क्या लगता है यहाँ से बचकर जा पाना इतना आसान है? नहीं, ये लोग इंसान नहीं हैवान है जो लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं और कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे जान से मार देते हैं। इसलिए कोई भी लड़की यहाँ से भागने के बारे में सोचती भी नहीं है। उसकी बात सुनकर गुलाबो उसे बिल्कुल धीमी आवाज में कुछ बोलती है जिसे सुनकर वो लड़की हैरानी से उसे देखने लगती है। तो वो लड़की बोली मैंने जैसा कहा है बस तुम वैसा ही करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस पर सुरीली बोली तुम्हें पूरा यकीन है हमें कुछ नहीं होगा? इस पर गुलाबो बोली मुझ पर यकीन रखो सब ठीक होगा। फिर वो लड़की अपने कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए अपनी टीम से बात करने लगी और बोली मैंने सारे रोबोटों को एक्टिवेट कर दिया है, किसी भी वक्त धमाका हो सकता है तो तुम सब अगले कदम के लिए तैयार रहना। सब लोगों ने एक साथ कहा यस चीफ। तभी उस बिल्डिंग में भूकंप सा आने लगा जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकलने लगती हैं और उन्हीं के साथ रजिया भी। वो लोग जल्दबाजी में बाहर निकलने लगते हैं और जैसे जैसे बाहर निकल रहे होते हैं बेसे उस बिल्डिंग की दीवारें गिरने लगती है और जैसे ही सब बाहर निकलते हैं वो बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। करीब 1 घंटे बाद कुछ 5 लोग एक कमरे में एक चेयर से बंधे हुए होते हैं। तभी एक लड़की बोली अब इन सबका क्या करना है? इस पर एक लड़का बोला करना क्या है, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। तभी एक लड़का बेहान उन पर ठंडा पानी की बाल्टी डालते हुए बोला गाइस जो पूछना है जल्दी पूछो, इन सब से मुझे वैसे ही बहुत तेज नींद आ रही है। इतना बोलकर वो एक चेयर पर जाकर आराम से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। तभी आध्या उन सबको देखकर बोली चलो अब बकना चालू करो कि तुम सबका मिनिस्टर और मेयर से क्या कनेक्शन है। इस पर उनमें से एक औरत बोली कौन हो तुम सब और हमें यहाँ पर ऐसे क्यों बांध कर रखा है? जाने दो हमें, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मेरी पहुँच कहाँ तक है। उसकी बात सुनकर आर्प बोला ये चुप कर बुढ़िया, हमें सब पता है तेरी पहुँच कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं, पर अभी तुझे हमसे डरने की जरूरत है। चलो तो अब जल्दी से बताओ कि तुम सब ने वो पैसे कहाँ पर छुपा कर रखा है। आर्प की बात सुनकर दूसरी औरत बोली कौन से पैसे, हमें नहीं पता कोई पैसे के बारे में। इस पर पीयूष बोला 10,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं हम, बताओ वो पैसे कहाँ पर है और आश्रम के साथ तुम लोगों का और मेयर मिनिस्टर का क्या लेना देना है? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगा। इतना बोलकर उसने एक औरत के हाथ की पूरी 5 उंगली ही बड़े से कतार से काट दी। उसकी इस हरकत से बाकी की सारी औरतें डर से कांपने लगी तो वही वो औरत की दर्द से भरी चीख निकल गई। पीयूष फिर से बोला बताओ वरना इस बार मैं किसका हाथ काटूंगा, मुझे भी पता नहीं। उसकी बात सुनकर एक औरत बोली हमें नहीं पता तुम किस पैसों की बात कर रहे हो, हमें तो बस इतना ही पता है कि मेयर और मिनिस्टर दोनों ही मिलकर उस अनाथ लड़कियों के आश्रम को चलाते हैं और जैसे ही लड़कियां 16 साल की होती हैं मिनिस्टर और मेयर उन्हें शादी का बहाना बनाकर हमारे कोठों पर लेकर आ जाते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। उसकी इस बात पर देविका बोली मुझे पता है, तुम में से ही कोई उन पैसों के बारे में सब जानता है, सीधे से बता दो वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। इतना बोलकर वो उन्हें बिजली के झटके देने लगती हैं और कुछ मिनट में उसे बंद कर देती हैं और उन पर बर्फ से भरा ठंडा पानी डाल देती हैं।
और साथ ही में पीयूष से बोली, एक काम करो पीयूष, ये लोग तो हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो तुम इन्हें शेरा के सामने डाल दो, वैसे भी उसने काफी समय से कुछ खाया नहीं है। जैसे ही देविका बोली इन्हें शेरा के सामने डाल दो, तभी वहां पर किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो पांचों लोग डर से कांप जाती है और उनका शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है। तभी उन्हें वहां पर एक बहुत ही बड़ा शेर दिखता है जो उनके ही तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर वो पांचों डर जाती हैं और उनकी तो मानो सांसें ही अटक जाती है। आध्या उन सभी को देखकर बोली, अभी भी वक्त है, बता दो, वरना फिर बोलना मत कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी थी। इतना बोलकर वो कटी हुई उंगली शेरा की तरफ फेंक देती हैं, जिसे शेरा खा लेता है। उसे वो उंगली खाते देखकर उन सब की जान अब हलक में ही अटक जाती है। इस पर आप बोला, अब बता भी दो, वरना इस बार तुम में से ही किसी एक की बारी होगी। उसकी बात सुनकर एक औरत बोली, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है, मैं किसी भी पैसों के बारे में नहीं जानती हूँ। एक एक करके वो चारों औरत यही बोलती हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो लोग किसी भी पैसों के बारे में नहीं जानती हैं। तभी रजिया की बारी आती है तो रजिया अटकते हुए बोली, मुझे नहीं पता वो पे पैसे कहाँ पर है, मुझे बस इतना पता है कि 1 साल पहले मिनिस्टर राजपाल यादव एक रोज मेरे पास आया था और वो किसी पैसों के बारे में बोल रहा था कि कुछ समय के लिए वो अपने पैसे मेरे पास छोड़कर जाना चाहता है, फिर वो बाद में आकर उन्हें ले जाएगा और मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं। तो मैंने भी हाँ बोल दी, पर जिस दिन वो पैसे लेकर आने वाला था उस दिन वो आया ही नहीं, और जब मैंने उसे फ़ोन करके बोली तो उसने कहा कि उसके पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं और उसे पता नहीं कि उसके पैसे कहाँ पर है। मुझे बस इतना ही पता है, मेरी बात का यकीन करो, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। रजिया की बात सुनकर वो सभी लोग किसी सोच में गुम हो जाते हैं। तभी रेहान उन सब को देखकर बोला, अब इन लोगों का क्या करे, ये लोग तो हमारे कोई काम के नहीं है। इस पर देविका बोली, इन सब ने मिलकर बहुत सी मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब की है, इन लोगों के सारे ऑर्गन्स निकाल कर किसी गरीब जरूरतमंद को दे दो और इन्हें शेरा के पास फेंक दो, वैसे भी शेरा काफी दिन से भूखा है। इतना सुनना था कि उन सभी के चेहरों पर तो मुस्कान आ जाती है, मगर उन पांचों का बुरा हाल था और वो पांचों रोते हुए छोड़ देने की भीख मांगने लगी। पर किसी ने भी उन पर दया दिखाए बिना ही उन्हें शेरा के सामने छोड़कर वहां से निकल गए और कुछ ही देर में उन औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। तभी आध्या कुछ सोचकर बोली, वैसे तुम सबको क्या लगता है, हमें अब क्या करना चाहिए? इस पर देविका बोली, करना क्या है, हमने जो लिस्ट तैयार की है, पियून से लेकर मंत्री तक सबको उठा लो, किसी को तो कुछ ना कुछ पता ही होगा। इस पर सब बोले, ओके चीफ। फिर सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। बांग्ला देविका ने यहाँ आने से पहले ही खरीदा था, जो राज के घर के बिल्कुल ही पास था। फिर देविका भी वहां से निकल जाती हैं। रात का वक्त आज राजघर पर नहीं आया था, ये देखकर देविका एक राहत की सांस लेती है और नहाकर आराम से बेड पर लेट जाती है। इधर राज अपने गेस्ट हाउस में आ चुका था और वो खुद से ही बोला, आप सबको क्या लगता है, आप लोग ऐसे ही किसी भी गवार लड़की से मेरी शादी करवा दोगे और मैं खुशी खुशी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। नेवर में दी राज बतरा हूँ, मुझ पर हजारों लड़कियां मरती हैं और उस गवार को क्या लगता है कि वो ऐसे ही मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी? कभी नहीं, ना ही मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करूँगा, ना ही उसे अपनी पत्नी होने के कोई भी अधिकार दूंगा। इतना बोलकर वो भी आराम से सो जाता है। अगली सुबह सारे न्यूज़ चैनल पर, अखबारों पर बस एक ही न्यूज़ चल रही होती है कि पता नहीं कैसे पर अचानक से दिल्ली शहर के 5 सबसे बड़े कोठे की इमारत अचानक से डगमगा गई और पांचों की 5 बिल्डिंग टूटकर पूरी तरह से बिखर गई। अब ये सब किसी की सोची समझी साजिश है या कुछ और, किसी को कुछ भी नहीं पता था। पुलिस इस चीज की जांच कर रही है, मगर उन्हें अभी तक किसी भी बात का कोई सुराग नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि ये सब किसी ने प्लानिंग करके किया है या कुछ और, किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। वही कुछ न्यूज़ रिपोर्टर का ये भी कहना होता है कि बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी और उसे मरम्मत की ज़रूरत थी, जो उसे सही समय पर ना मिलने के कारण वो बिल्डिंग गिर गई है। अब क्या सच है और क्या झूठ, किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पर खास बात ये थी कि इस घटना के कारण किसी की भी जान नहीं गई थी, मगर एक बात अलग भी थी कि पांचों कोठों को चलाने वाली औरतें गायब थी और उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। अब वो अंदर दबी हुई है या गायब है, ये भी किसी को पता नहीं था। और वही इन सब की जांच के लिए इंस्पेक्टर विक्रम को ये केस सौंपा गया था, जिसकी जांच कर उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करना था। वही विक्रम अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रहा होता है,
मगर उसे अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला होता है। वही राज भी अपने दोस्त के साथ अपने ऑफिस के केबिन में बैठा ये न्यूज़ देख रहा होता है और वो भी हैरान था। ऐसे अचानक से एक साथ 5 बिल्डिंग का गिरना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, पर फिर भी उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। सुबह का वक्त देविका का घर जो उसने यहाँ पर आने से पहले ही खरीद लिया था। वहाँ पर एक कमरे में करीब 7 लोगों को कुर्सी से बांध कर रखा गया था और साथ में ही उन्हें देखकर ऐसा भी लग रहा होता है कि उन्हें काफ़ी बुरी तरह से मारा गया है, क्योंकि उन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आ रही होती है। तभी वहाँ पर देविका आते हुए ही उन सभी को देखकर बोली, क्या इन सब ने अपना मुंह खोला? इस पर आर्प बोला, नहीं चीफ, इन सब का यही कहना है कि उन पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही ये लोग उस बारे में कुछ भी जानते हैं। देविका उसे देखकर बोली, ये लोग सही बोल रहे हैं, इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, ये सब तो बस एक मोहरा है, असली क्रिमिनल तो कोई और ही है जो पर्दे में रहकर ये सब कुछ प्लान कर रहा है और हमें उस तक पहुंचना है। इस पर पीयूष बोला, मतलब चीफ आप जानती हो कि वो कौन है? इस पर देविका अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाकर बोली, तुम सबको क्या लगता है मैं यहाँ पर ओमकार के बुलाने पर आई हूँ? गलत, मैं यहाँ ओमकार के बुलाने पर नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे इस घोटाले के बारे में पहले से ही सब पता था और मैं 2 साल से ही इस केस को सोल्व कर रही हूँ और मैंने लगभग इसे पूरी तरह सोल्व भी कर लिया है और उस इंसान के बारे में भी सब पता किया है जिसके पास ये पैसे हैं और मुझे सबके पल पल की सारी खबर है। मैंने बस एक नाटक किया किसी को ढूंढने का और उस ओमकार और उस कैबिनेट मंत्री को मेरी ज़रूरत थी इस केस को सोल्व करने के लिए और मुझे उनकी, ताकि मैं यहाँ आ सकूँ अपनी एक अलग पहचान के साथ जो मुझे उस बेवकूफ़ राज से शादी कर मिली है, जो बस एक जरिया है मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाने का। इस पर आध्या बोली, मतलब चीफ आपने ये सब पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, पर ये सब क्यों? इस पर देविका बोली, तुम सब खुशी को जानते हो। खुशी का नाम सुनकर ही सारे लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तो देविका बोली, मैं यहाँ पर जिनकी तलाश में आई हूँ और जिनके पास वो सारा पैसा है वो सब एक ही है, मुझे इन पैसों से कोई मतलब नहीं है, पर मुझे उन सभी से मतलब है जो खुशी से रिलेटेड है। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती जिसने मुझसे मेरी खुशी को छीना है। मैं चाहती तो एक झटके में ही उन सभी लोगों को रास्ते पर लाकर खत्म कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मैं बस एक मौके की तलाश में थी और उस दिन मुझे ये मौका मिल भी गया। सभी को लगेगा कि हमने ये केस इनके कहने पर सोल्व किया है, मगर इसके जरिए मैं अपना बदला ले सकती हूँ। उसकी बात को सुनकर पीयूष, आर्व, आध्या, विहान और विबान आकर बोले, चीफ हम सब आपके साथ हैं और खुशी के साथ जो भी हुआ हम सब मिलकर उसका बदला उन सभी से जरूर लेंगे, पर हम सब ये सब करेंगे कैसे? इस पर देविका बोली, हमें सबसे पहले उस इंस्पेक्टर विक्रम को किडनैप करना होगा क्योंकि वो वर्दी की आड़ पर मिनिस्टर के इमलीगल कामों को अंजाम देता है। उसके क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगी। इस पर सब बोले, ओके चीफ। इस पर विहान बोला, पर चीफ अब हम इन सब का क्या करेंगे? इस पर देविका बोली, ये लोग भी कोई बेगुनाह या शरीफ लोग नहीं है, इनके कारण बहुत सी जिंदगियां खराब हुई है। इन सब के ऑर्गन्स निकाल कर किसी गरीब जरूरतमंदों इलाज करवा दो और बाकी का बचा शेरा को दे दो। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। फिर देविका भी वहां से निकल जाती है। जब वो राज के घर जाती है तो ओमकार जी हॉल में सोफे पर ही बैठे होते हैं। वो देविका को देखकर अपने पास बैठने का इशारा करते हैं तो देविका भी उनके पास ही जाकर बैठ जाती है। इस पर ओमकार जी देविका को देखकर बोले, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है कि वो लोग कौन है और उन्होंने कहाँ पर पैसे रखे हैं? इस पर देविका बोली, नहीं अभी हमें कुछ भी पता नहीं चला है, पर आप निश्चिंत रहिए, मैंने कहा है ना कि इन 1 महीनों में ये केस भी सोल्व हो जाएगा और सारे पैसे भी मिल जाएंगे। इस पर ओमकार जी बोले, मुझे यकीन है बेटा कि तुम जरूर ही जल्दी सब कुछ ठीक कर दोगी और जल्दी ही हम उस हॉस्पिटल का काम भी शुरू करवा पाएंगे। इस पर देविका बोली, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका वो नालायक पोता मेरे काम के बीच ना आए और बेसेबो है, कहाँ पर कल रात को दिखा भी नहीं। इस पर राज की मोमाते हुए बोली, वो जरूर अपने गेस्ट हाउस में रुका होगा ताकि वो हम सबको परेशान कर सके। मुझे तो इस लड़के का कुछ भी समझ ही नहीं आता है कि इसे प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये अपनी जिंदगी में सेटल नहीं हो सकता है। अब उस लड़की की शादी भी हो चुकी है मगर ये लड़का अभी भी उसी के पीछे पागल है। उनकी बात सुनकर देविका बोली, डोंट वरी आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं यहाँ से जाने से पहले आपके बेटे को भी अच्छे से सुधार कर जाऊंगी। देविका के जाने की बात सुनकर राज की मोम थोड़ी सी उदास हो जाती है। उन्हें ऐसे उदास देखकर देविका को अंदर से अच्छा तो नहीं लगता है।
पर फिर भी वो खुद से ही बोली, आंटी मैं आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ, पर मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ जिसके पूरा होने पर मुझे यहाँ से जाना होगा। पर मैं आपको ये सब याद दिलाकर उदास नहीं करना चाहती हूँ। फिर देविका राज की मोम के पास जाकर उनके हाथों में आप हाथ रखकर बोली, आंटी आप इस तरह से बिल्कुल भी उदास मत हो। ... आप देखना राज आपके लिए मुझसे भी अच्छी बहू लेकर आएगा... ... और आप दोनों की खूब जमेगी भी। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है। पानी पीने बही मिसेस बत्रा अपने मन में बोली, मुझे ऐसे ही देविका अपनी टीम के साथ मिलकर अपने प्लान को अंजाम देने की सारी तैयारियां कर लेती है, और साथ ही राज के एक हफ्ते तक घर न आने से उसे भी चैन मिलता है, क्योंकि वो बेसे भी राज से दूर ही रहना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राज के कारण उसे अपने मिशन में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो, और साथ ही वो राज के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राज को उससे किसी भी तरह का अटैचमेंट हो जिससे उसे बाद में तकलीफ हो। ऐसे ही अब उन दोनों की शादी को अब पूरे एक हफ्ते हो गए थे, मगर राज ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि उसकी शादी जिस लड़की से हुई थी वो कौन है, कहाँ से आई है और दिखती कैसी है। उसे इन सारी बातों से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो बस अपने घर से दूर रहकर अपने दोस्तों के साथ काफ़ी खुश था और एंजॉय भी कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा होता है। ओमकार का घर आज देविका अपने उस पास वाले घर पर गई नहीं थी, क्योंकि राज की मोम ने उसे आज लंच में अपने साथ बाहर लेकर जाने को कहा था, और देविका के मिशन को अंजाम देने में भी काफ़ी समय था, इसलिए उसने भी चलने के लिए हाँ बोल दिया था। और देविका रेडी होकर नीचे आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। देविका ने इस वक्त एक शॉर्ट घुटनों तक की रेड कलर की एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक पहनी हुई थी, और उस ड्रेस में उसके सुंदर गोरे पैर साफ नजर आ रहे होते हैं। उसने इस वक्त बिल्कुल ना के बराबर ही मेकअप किया था, पर उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती हैं। वैसे भी उसकी नेचुरल ब्यूटी ही काफ़ी थी किसी को भी घायल करने के लिए। इस वक्त देविका उस ड्रेस में कोई स्कूल की छोटी बच्ची लग रही होती है। देविका को इस वक्त कोई भी देखता तो उसे 16 से 17 साल की ही कोई छोटी बच्ची समझता, मगर उसकी रियल एज क्या है, सुनने के बाद तो सबके होश ही उड़ जाने थे। वही देविका को ऐसे देखकर राज की मोम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे देखकर बोली, चले बेटा। इस पर देविका भी उन्हें हाँ में अपना सर हिलाकर चलने को कहती है, और ड्राइवर के साथ लंच के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वही राज भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ लंच करने इसी रेस्टोरेंट आया हुआ होता है, और यही के एक वप रूम में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। वही मिसेस बत्रा भी देविका के साथ इसी रेस्टोरेंट आई हुई होती है, और उन्होंने भी एक विप रूम पहले से ही बुक कर रखा था, जो राज के रूम के बिल्कुल ही सामने होता है। वही राज के दोस्त सौरभ का फ़ोन रिंग करता है, जिसे पिक करने के लिए वो रूम से बाहर निकल जाता है, तो वो वहीं पर डोर के बाहर ही खड़ा होकर बात करने लगता है, और जैसे ही उसकी बात खत्म होती है उसकी नज़र अपने सामने आ रही मिसेस बत्रा पर पड़ती है, जिसे देखकर सौरभ बोला, हेलो आंटी आप यहाँ पर। सौरभ की आवाज़ सुनकर उनका ध्यान सौरभ पर जाता है, तो वो सौरभ को देखकर बोली, हेलो बेटा तुम यहाँ। इस पर सौरभ बोला, आंटी मैं तो राज के साथ यहाँ पर लंच के लिए आया था। और आप? इस पर मिसेस बत्रा बोली, मैं भी यहाँ पर लंच के लिए ही आई थी। इस पर सौरभ बोला, आंटी चलो फिर आप भी हमें ही ज्वाइन कर लो। मिसेस बत्रा बोली, नहीं बेटा मैं खामखा तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दूंगी। इस पर सौरभ बोला, कैसी बात कर रही हो आप आंटी, आपके आने से हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने वाले। उसकी बात सुनकर मिसेस बत्रा कुछ सोचकर मुस्कुरा देती हैं और बोली, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है। बोलकर वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अभी तक सौरभ का ध्यान बिल्कुल भी देविका पर नहीं गया था, क्योंकि देविका मिसेस बत्रा के बिल्कुल पीछे ही खड़ी हुई होती है। फिर मिसेस बत्रा देविका को भी अपने साथ लेकर सौरभ के पीछे चली जाती हैं। जब मिसेस बत्रा अंदर रूम में आती हैं, तो अंदर बैठे राज और ईशान दोनों ही उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें ऐसे हैरान देखकर सौरभ बोला, आंटी भी यहाँ पर लंच के लिए आई थी, तो मैंने इन्हें हमारे साथ ही ज्वाइन करने को कह दिया। वैसे मैंने ठीक कहा ना? उसकी बात सुनकर ईशान बोला, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा है। तभी उन तीनों की नज़र भी देविका पर पड़ती है, और देविका को देखकर सबकी नज़र बस उस पर ही थम जाती है। मिसेस बत्रा देविका को देखकर बोली, देविका बेटा तुम भी बैठो। उनकी बात सुनकर देविका भी एक चेयर पर बैठ जाती हैं। तभी सौरभ देविका को देखकर मिसेस बत्रा से बोला, आंटी वैसे ये बच्ची कौन है? आपके साथ इससे पहले तो आपके साथ इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। इस पर मिसेस बत्रा बोली, ओह मैं तो तुम्हें देविका से मिलना भूल ही गई। वैसे राज ने तो तुम सबको बताया ही होगा ना कि उसने शादी कर ली है।
फिर वो देविका को देखकर बोली, इससे मिलो, ये देविका है, 1 हफ्ते पहले ही ये हमारे घर पर रहने आई है, ये देविका राज की पत्नी है। मिसेस बत्रा की बात सुनकर ईशान जो जूस पी रहा होता है, उसके मुंह से वो जूस लगभग बाहर ही निकल चुका था। मिसेस बत्रा की बात सुनकर बहिराज और सौरभ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि राज की शादी उसके घर वालों ने एक इतनी छोटी बच्ची से करवा दी जो कानून के भी खिलाफ है। वही सौरभ देविका से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो देविका भाभी, मैं सौरभ, राज का दोस्त। देविका उसका बड़ा हुआ हाथ को देखकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोली, नमस्ते। देविका के ऐसा करने से सौरभ हंसते हुए अपना हाथ पीछे कर लेता है और मजाकिया अंदाज में बोला, वैसे भाभी आपको नहीं लगता आपकी उम्र शादी के लिए काफी छोटी है? इस पर देविका बोली, मैं पूरे 20 की हूँ। देविका की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बहिराज तो ये देखकर हैरान था कि जिसे वो कोई गवार लड़की समझ रहा था, वो तो इतनी ज्यादा खूबसूरत है और स्टाइलिश है। ये देखकर तो राज के होश ही उड़ चुके थे। वहीं अब राज के एक्सप्रेशन देखकर मिसेस बत्रा को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। तुमसे अच्छी नहीं बेटा, मुझे तुम ही चाहिए, अपनी बहू के रूप में नहीं पर अपनी बेटी के रूप में ही। इतना बोल वो अपनी नजरें झुका लेती हैं। उन्हें ऐसे देखकर ओमकार जी बोले, तुम जैसा सोच रही हो बेटा वैसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक बार जो फैसला ले लेती हैं वो चाहकर भी उसे खुद ही नहीं बदल पाती हैं। रात का वक्त, राज का घर, इधर सारे लोग खाना खाकर सो चुके थे और देविका अपने रूम के बाथरूम में साबर के नीचे खड़े होकर आराम से नहा रही होती है। वो खुद से बोली, आज तो तू आराम से सो ले देविका, कल तुझे उस विक्रम से भी तो मिलना है ताकि उसके गुनाहों का हिसाब उससे चुकता कर सके। इतना बोलकर वो बड़े ही आराम से नहा रही होती हैं। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बस बाथरोब पहने बाहर निकलती हैं और वो जैसे ही अपने सामने देखती हैं उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके सामने राज खड़ा होता है। वो राज को देखकर बोली, जो उसे ही एकटक घूर रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर राज बोला, मैं क्या कर रहा हूँ से मतलब ये मेरा रूम है, तो मैं यहाँ पर नहीं होगा तो कौन यहाँ पर होगा? फिर थोड़ी देर रुककर राज फिर से बोला, मुझे मोम ने कॉल करके घर आने को बोली थी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने का। राज की बात सुनकर देविका बोली, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतना बड़ा घर है, कहीं भी जाकर रहो, कोई दूसरे कमरे में चले जाओ, यहाँ पर क्यों हो? उसकी बात सुनकर राज बोला, यही बात मैं भी तुम्हें बोल सकता हूँ, और वैसे भी ये मेरा कमरा है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। राज की बात सुनकर देविका अपने कपड़े कबर्ड से लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और थोड़ी सी ही देर में वो एक नाइट गाउन पहनकर आ जाती है और वो देखती है कि राज पूरे बेड पर अपना कब्जा कर आराम से बेड पर लेटकर मोबाइल चला रहा है। ये देखकर देविका बेड के एक साइड पर जाकर राज का फैला हुआ पैर साइड कर वहां पर लेट जाती है। देविका के ऐसा करने से राज का मुंह बन जाता है और वो देविका को देखकर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा बेड है, तो तुम यहाँ से जाओ और कहीं पर भी अपना बिस्तर लगाकर सो जाओ। इस वक्त देविका बस आराम करना चाहती थी और राज उसे परेशान कर रहा होता है। ये देखकर देविका को राज पर गुस्सा आ जाता है। देविका अपनी तरफ से पलटती है और राज की कॉलर पकड़कर उसे एकदम अपने करीब करके बोली, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने मन की करोगे। अगर तुमने अब एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें इस रूम से ही बाहर फेंक दूंगी। देविका की ऐसी हरकत देखकर राज तो एकदम हैरान ही हो जाता है और अपनी हैरानी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देविका को ही देखने लगता है। राज को ऐसे देखकर देविका राज के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस अधिकार से मेरा इस घर पर, इस रूम पर और तुम पर पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि फिर वो उसके सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, तुम्हारी इस बार। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है और अपनी साइड जाकर लेट जाती है। वही देविका की हरकत देखकर अब राज काफी ज्यादा डर जाता है और उसे देविका से डर लगने लगता है और वो ब्लैंकेट अपने सर तक ओढ़ कर सो जाता है। देविका चुपके से एक नज़र राज को देखती है और उसे ऐसे करते देख मुस्कुराकर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह जब राज की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा लगता है। जब वो अपना सर नीचे करके देखता है तो उसे अपने सीने पर सर रख कर सोते हुए देविका दिखती है, जिसके चेहरे को देखकर एक पल के लिए तो राज उसमें ही खो जाता है, मगर फिर उसे होश आता है तो वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगता है और इन्हीं सब में देविका की नींद खराब हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर गुस्से से राज को देखकर बोली, अब क्या तुम्हें मेरी नींद से भी प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर राज बोला, तुम मेरे इतने करीब आकर मेरे सीने पर अपना सर रख कर क्यों सो रही हो?
उसकी बात सुनकर देविका राज को एक शरारती अंदाज में देखकर बोली, तो क्या हो गया, अपने ही पति से चिपक कर सो रही हूँ ना कि किसी दूसरे के। इतना बोलकर वो बाथरूम में चली जाती है और राज देविका की बातों को सोचकर परेशान हो रहा होता है। अब उसे अपनी ही किस्मत पर तरस आ रहा होता है कि उसने किस लड़की से शादी करी। वही कुछ ही देर में देविका फ्रेश होकर बाहर निकल जाती हैं। ये देखकर अब राज भी उठकर फ्रेश होने चला जाता है। वही दूसरी तरफ बंगले में आध्या सबको देखकर बोली, ये विक्रम भी ना बड़ी ही मोटी चमड़ी का है, अभी तक इसने अपना मुंह नहीं खोला है। उसकी बात सुनकर विहान बोला, तूने बिल्कुल सही कहा आध्या, हम इसे कितने दिनों से टॉर्चर कर रहे हैं पर फिर भी ये अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तभी वहां पर देविका भी आ जाती है। देविका को देखकर पीयूष बोला, चीफ ये पुलिस वाला गुंडा तो काफी ज्यादा मोटी चमड़ी का है, कुछ बता ही नहीं रहा है। विक्रम देविका को देखकर बोला, कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ पर ऐसे किडनैप करके लाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम सब की? तुम्हें डर नहीं है कि एक पुलिस वाले को किडनैप करने पर तुम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है? उसकी बात सुनकर देविका उसे घूर कर देखते हुए बोली, डर और वो भी हमें नहीं, डर तो तुम्हें लगना चाहिए, और डर क्या होता है ये मैं आज तुम्हें बताऊंगी। इतना बोलकर वो अपने हाथ से एक बड़ा सा चाकू लेती है और विक्रम का हाथ टेबल पर रखकर उसकी एक उंगली काट देती है। ये देखकर विक्रम की एक जोरदार चीख निकल जाती है। देविका उसे देखकर बोली, मुझे ज्यादा सवाल जवाब करने की आदत नहीं है, तो साफ साफ मैं जो भी पूछूं उसका मुझे सही सही जवाब चाहिए, वरना अगली बार तुम्हारी उंगली नहीं तुम्हारा हाथ होगा। देविका की बात सुनकर विक्रम काफी ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसे डरते देखकर देविका बोली, 2 साल पहले उस रात कौन कौन वहां मौजूद था? मिनिस्टर, उसका बेटा और मेयर के अलावा मुझे उनके नाम बताओ। देविका की बात सुनकर विक्रम हैरानी से देविका की तरफ देखकर बोला, तुम किस बारे में बोल रही हो? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर देविका बड़ी ही बेरहमी से उसके दूसरे हाथ की चारों उंगली को काट देती है। देविका के ऐसा करने से विक्रम दर्द से मछली की तरह झटपटाने लगता है। देविका फिर से बोली, खुशी को तो तुम जानते ही हो ना। देविका की बात सुनकर विक्रम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है तो देविका बोली, नाम बताओ। विक्रम दर्द से तड़पते हुए ही अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, उन तीनों के अलावा वहां पर मिनिस्टर के बेटे के 2 दोस्त और थे जो किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। देविका अपनी दारा बनी आवाज में बोली, नाम बोलो। इस पर विक्रम बोला, रोहन और रोकी, कुल मिलाकर हम वहां पर 5 लोग मौजूद थे। विक्रम की बात सुनकर देविका की मुठियां गुस्से से बंद हो जाती हैं और वो उससे बोली, ये तीनों लड़के मुझे कहाँ पर मिलेंगे? विक्रम बोला, नाइट क्लब में। विक्रम की बात सुनकर देविका उससे और 2-3 सवाल पूछकर वहां से जाने लगती है तो विक्रम बोला, उन्हें किडनैप करना इतना आसान नहीं है, वो लोग हमेशा सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हैं। उसकी बात सुनकर देविका बोली, ये काम दूसरों के लिए कठिन हो सकता है मगर देविका के लिए नहीं। इतना बोलकर वो अपनी टीम के साथ वहां से चली जाती है। आध्या देविका को देखकर बोली, अब तुम क्या करने वाली हो? इस पर देविका कुछ बोल पाती उससे पहले ही विबान बोला, करना क्या है, नाइट क्लब चलने की तैयारी करो और साथ ही में अपनी गन को भी साथ ले लेना, आज थोड़े बहुत हाथ पैर चलाने का मौका मिलने वाला है। बोलकर वो सभी प्लानिंग करने लगते हैं। रात का वक्त नाइट क्लब जैसे कि सभी जानते हैं, नाइट क्लब जैसे हमेशा लाउड म्यूजिक और लाइटों से भरा हुआ होता है और साथ ही सब अपने डांस में मग्न होते हैं। वहीं पर ये दोनों लड़के रोकी रोहन डांस फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं और राहुल बार काउंटर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और साथ में ही डांस कर रही लड़कियों को भी ताड़ रहे होते हैं। वो वहां पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता ही है कि तभी वहां पर एक बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस पहनकर एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है और ड्रिंक दे रहे बार काउंटर पर खड़े लड़के को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, एक रेड वाइन। बोलकर वो वही रखी चेयर पर बैठ जाती है और अपनी ड्रिंक का वेट करने लगती है। जब राहुल अपने बगल में इतनी सुंदर और सेक्सी लड़की को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसकी नजरें उसे स्कैन करने लगती हैं और उसकी आंखें जाकर उसके कॉलरबोन पर जाकर रुक जाती है। वो उस लड़की के पास जाकर बोला, हेलो मिस। बोलकर वो अपना एक हाथ आगे कर देता है। ये देखकर वो लड़की उससे अपना हाथ मिलाते हुए बोली, हाय, आई एम देविका राज और आप? इस पर राहुल बोला, मैं राज। इस पर देविका मुस्कुरा देती है। तभी उसका ड्रिंक तैयार हो जाता है तो वो अपनी ग्लास हाथ में लेकर एक घुट पी लेती है। राहुल आगे बोला, आपको वैसे यहाँ पर इससे पहले कभी देखा नहीं? इस पर देविका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी बस कुछ दिनों पहले ही लंदन से आई हूँ और यहाँ पर मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं है। देविका की बात राहुल बोला, ओ वैसे मेरे डैड यहाँ के मिनिस्टर है और मैं भी बहुत जल्द पॉलिटिक्स में आने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर देविका मुस्कुराते हुए अपना ड्रिंक पीने लगती है और राहुल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, नाइस बॉडी। आपको देखकर लगता है कि आपने काफी ज्यादा पसीना बहाकर ये बॉडी बनाई है। देविका की बात सुनकर राहुल बोला, हाँ, मैं रोज सुबह और शाम को जिम में वर्कआउट करता है।
देविका बेसे ही मुस्कुराते हुए उसके सीने पर ही अपनी एक उंगली चलाते हुए धीमे से उसके कान के पास जाकर बोली, बेसे आप जिम में ही पसीना बहाना जानते हो या बे? इतना बोलकर वो शांत होकर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है। देविका की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है। तभी देविका उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके हाथों में एक कार्ड देकर बोली, मेरा यहाँ पर एक रूम पहले से ही बुक है, तो हम आज रात एंजॉय कर सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। इतना बोलकर वो अपना चेहरा थोड़ा सा उदास कर लेती है। उसे ऐसे देखकर राहुल बोला, पर क्या? इस पर देविका बोली, मेरे डैड काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और वो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं, और उन्होंने अगर कहीं कैमरे में तुम्हें मेरे रूम में आते देख लिया तो। इतना बोलकर वो उदास होने का नाटक करने लगती हैं। इस पर राहुल बोला, डोंट वरी, तुम इसकी चिंता मत करो। इस पर देविका एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, पर मेरी असिस्टेंट वो मेरे साथ मेरे ही रूम में है, मुझ पर नज़र रखने के लिए। फिर देविका बोली, कैसा रहे अगर हम उसे भी किसी दूसरे के साथ भेज दे? वैसे मेरे रूम में और 2 बेडरूम हैं। इस पर राहुल बोला, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलकर वो एक बेटा को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ बोलता है, तो वो बेटा उसकी बात सुनकर उस लड़की को एक ड्रिंक की ग्लास देने जा रहा होता है। तो देविका बोली, मैं देती हूँ। बोलकर वो ग्लास लेकर उसके पास चली जाती है और उसे एक ग्लास दे देती है, तो वो लड़की उसे पी लेती है। तब तक राहुल के दोनों दोस्त भी वहां पर आ चुके थे। देविका उसे अपने साथ लाकर राहुल से मिलाते हुए बोली, इनसे मिलो, ये राहुल है मेरे फ्रेंड और ये दोनों राहुल के फ्रेंड। इतना बोलकर वो राहुल को एक आंख मार देती है। फिर देविका बोली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर है, चलो हम हमारे रूम में चलते हैं। बोलकर वो उसे लेकर बाहर से चली जाती है और राहुल को थम्स अप का इशारा करती है। उसके जाने के बाद रोकी राहुल से बोला, कौन है यार, ये बड़ा ही गजब का माल है ये दोनों, तो इनको देखकर तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इस पर राहुल बोला, तो चलो फिर, हमें कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोलकर वो हंसते हुए कैमरे से चुपकर उस रूम में चले जाते हैं। देविका राहुल को देखकर अपने साथ चलने का इशारा करती है और उन दोनों को दूसरे रूम में जाने का बोल देती है। देविका राहुल को देखकर बोली, तुम जाकर पहले साबर तो ले लो, वो क्या है ना, मुझे गंदगी पसंद नहीं। बोलते हुए वो अपनी हिल निकालने लगती है। ये देखकर राहुल बाथरूम में जाकर अपने कपड़े निकाल लेता है और साबर के नीचे खड़ा होकर खुद को साफ करने लगता है। वही दूसरे रूम में वो लड़की भी उन दोनों को देखकर बोली, पहले खुद को साफ तो करके आओ। बोलकर बेड पर बैठ जाती है। वो लोग जैसे ही बाथरूम में जाते हैं, वो लड़की बाथरूम का डोर बाहर से लॉक करके बाहर से निकल जाती है और जाते हुए देविका को थम्स अप का इशारा कर करके बाहर से निकल जाती है। इधर वो तीनों लड़के ही साबर के नीचे खड़े हुए होते हैं। तभी एक धमाके के साथ बाथरूम का फंस और वो लड़के एक साथ बाहर से नीचे गिर जाते हैं और वो लोग जैसे ही नीचे वाले फ्लो के रूम में गिरते हैं, पीयूष, आर्ब और बेहान उन्हें बाहर से किडनैप कर ले जाते हैं। वही आध्या भी उस क्लब से बाहर निकल चुकी थी और इधर धमाके की आवाज़ सुनकर देविका मुस्कुराते हुए बाहर से बाहर निकलने लगती है। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से उस क्लब से बाहर निकलती है और अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ सीट, वो वाला ग्लास तो मैंने पी लिया। आध्या में उसे आध्या की ड्रिंक से चेंज करके उसे वहीं पर रखना भूल ही गई। ये याद करके वो जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाती है और वो अपनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलाती है ताकि वो जल्दी से घर पहुँच सके। देविका काफ़ी तेज गाड़ी चलाकर घर पहुंचती है। इस वक्त उसको उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस होने लगता है और उसके शरीर से पसीना भी निकलने लगता है। वो जैसे ही हॉल में आती है, मिसेस बत्रा जो उसके इंतजार में ही हॉल में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी, वो उसे ऐसे देखकर बोली, देविका बेटा क्या हुआ है तुम ठीक तो हो ना? इस पर देविका बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर अपने कपड़े निकालने लगती है और जब वो कपड़े निकलते नहीं हैं तो वो उन्हें फाड़ने लगती है। इस वक्त उसे अपनी पूरी बॉडी में ऐसा लगने लगता है जैसे उसके शरीर में हजारों कीड़े मकोड़े चल रहे हो। वो खुद से बोली, अच्छा हुआ मैंने वो ड्रिंक बेटर से लेकर खुद ही उसे देने चली गई, अगर वो गलती से भी उसे पी लेती तो। इतना बोलकर वो बाथरूम का डोर खोल अंदर चली जाती है। अंदर राज सिर्फ एक टोबल लपेटे साबर ले रहा होता है, मगर जब वो एकदम से ऐसे दरवाजे को खुलते हुए देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो देविका को ऐसे देख हैरान हो जाता है। देविका राज को इग्नोर कर खुद भी साबर के नीचे आकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ देती है और अब उसके शरीर पर भी बस नाम मात्र के ही कपड़े बचते हैं। उसे ऐसे देखकर राज अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा लेता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। राज को देविका का शरीर काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा होता है। वो देविका को देखकर बोला, देविका क्या तुम ठीक हो? इस पर देविका राज की आंखों में देखकर बोली, नहीं मुझे ड्रग्स दिया गया है
अब देविका की आंखें भी काफी ज्यादा लाल दिखने लगी थी। देविका की बात सुनकर राज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो देविका के लिए परेशान हो जाता है। वो उसे देखकर बोला, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। पर देविका उसे रोकते हुए बोली, मुझे नहीं लगता डॉक्टर कुछ कर पाएगा। उसने अभी इतना ही कही थी कि उसका अब अपने आप से कंट्रोल खोने लगा था। वो राज को देखकर बोली, हेल्प मी राज। इतना बोलकर वो अपने होठ राज के होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है। देविका की हरकत से राज एकदम से हैरान हो जाता है, मगर उसे देविका के शरीर की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है ये सब बस डॉग्स का असर है। देविका राज को बड़े ही वाइल्ड तरीके से किस कर रही होती है। ये देखकर अब राज भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी देविका को किस करने लगता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर लिटा देता है और रूम की लाइट भी ऑफ करके देविका और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है और देविका को बड़े ही शिद्दत से चूमने लगता है और उसके हाथ अब देविका के शरीर पर घूमने लगते हैं। अब तक देविका ने भी अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी और राज का हर एक टच उसे सुकून का एहसास दिला रहा होता है। राज धीरे धीरे उसके होठों से उसकी गर्दन और फिर उसके कॉलर बोन पर किस कर रहा होता है। किस करते हुए वो उसके कॉलर बोन पर वाइट भी करने लगता है, जिससे देविका की सिसकियां निकलने लगती हैं, जिसे सुनकर राज और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उसकी पूरी बॉडी पर अपनी प्यार की मोहर छोड़ने लगता है। कुछ ही देर में वहां पर अब देविका की सिसकियों की आवाज गूंजने लगती है। ड्रग्स के असर के कारण देविका काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, जिससे वो राज के रुक जाने पर खुद ही राज पर चढ़ जाती है और राज उसका ऐसा रूप देखकर काफी हैरान था। अगली सुबह राज और देविका दोनों को ही रात के कारण काफी ज्यादा थकावट होने के कारण दोनों ही आराम से एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए सुकून से सो रहे होते हैं। वहीं मिसेस बत्रा राज और देविका के अब तक उनके रूम से बाहर ना निकलने से काफी ज्यादा बेचैन हो रही होती हैं। वो खुद से बोली, ये दोनों ही आज बाहर क्यों नहीं निकले। इतना बोलकर वो उनके रूम की तरफ बढ़ जाती है, मगर रूम अंदर से लॉक देख वो वहां से बाहर चली जाती है। इधर सुबह के 11 बजे जब राज और देविका दोनों की ही आंखें एक साथ खुलती हैं, तो वो दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। फिर जब दोनों को होश आता है तो दोनों अपनी नजरें फेर लेते हैं और देविका उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने शरीर पर काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, जिससे उसकी दर्द से भरी एक चीख निकल जाती है। उसे ऐसे देख राज बोला, रात को तुम इतनी ज्यादा वाइल्ड थी तो दर्द तो होगा ही ना। राज की बात पर देविका अपनी नजरें नीचे करके बोली, मुझ पर डॉग्स का असर था। इतना बोलकर वो शांत हो जाती है। राज उसे ऐसे देखकर बोला, अच्छा हुआ कि तुम समय पर घर आ गई, वरना मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हो सकता था। राज की बात पर फिर से देविका कुछ नहीं बोलती तो राज उसे देखकर बोला, चलो मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। राज की बात सुनकर देविका बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। देविका की बात पर राज बोला, अब तुम्हें मुझसे ऐसे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी देख चुका हूँ और हर एक जगह से, तो अब कुछ भी हमारे बीच ऐसा नहीं बचा जिसे हम दोनों एक दूसरे से छुपाए। बोलकर वो दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और जैसे ही देविका को उठाने के लिए उसकी तरफ झुकता है, उसकी नज़र बेड सीट पर पड़े कुछ धब्बों पर जाती है, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो देविका को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर चला जाता है और वो उसे अपनी गोद में ही उठाए बाथटब में नॉर्मल गर्म पानी भरता है। उसके बाद वो बड़े ही आराम से देविका को उस पर लिटा देता है और खुद भी उसके साथ ही बाथटब में बैठ जाता है। राज देविका की शर्म से लाल पड़े चेहरे को देखकर बोला, तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपनी वर्जिनिटी मेरे नाम कर दी। राज की बात सुनकर देविका धीरे से बोली, शायद तुम भूल रहे हो हम दोनों पति पत्नी हैं। देविका की बात सुनकर राज मुस्कुरा देता है और उसे अपनी तरफ खिंचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। देविका भी राज से कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद करके राज के सीने पर अपना सर रख लेती है। देविका के ऐसे अपने सीने पर सर रखने से राज को एक अलग ही खुशी महसूस होती है, जो वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। वो देविका के सर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है। देविका अपनी आंखों को बंद करे हुए ही बोली, हूँ। गर्म पानी पड़ने से देविका को अपनी बॉडी पर काफी बेटर फील होने लगता है। फिर राज देविका की कमर को सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। इस पर देविका बोली, हाँ सच में देविका को काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा होता है। राज देखकर बोला, थोड़ी देर गर्म पानी में रहने से तुम्हें बेटर फील होने लगेगा। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद राज देविका को एक टॉवल से लपेटकर बेड पर ले जाकर बैठा देता है और फास्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकालकर देविका के शरीर पर लगा देता है। फिर खुद ही कबर्ड से देविका के कपड़े निकालकर उसे पहना देता है और बोला, तुम यहीं रुको, मैं हमारे लिए यहीं पर खाना लेकर आता हूँ। बोलकर वो बाहर से चला जाता है
उसके जाने के बाद देविका खुद से बोली, ये क्या किया तूने देविका, बस कुछ दिनों की ही बात थी और तू यहाँ से जाने वाली थी, मगर अब तू ऐसे में कैसे जा पाएगी। अब मैं क्या करूँ सोचते हुए उसे टेंशन होने लगती है। तभी उसका फोन बजता है तो वो पिक कर बोली, क्या हुआ। इस पर दूसरी तरफ से आध्या बोली, चीफ आप अभी तक आई नहीं। इस पर देविका बोली, मैं बस अभी नहीं आ सकती, मैं रात में वहां पर आ जाऊंगी। इतना बोलकर वो अपना फोन कट कर देती है। और इधर जब राज नीचे आकर खाना लेकर जाने लगता है तब राज की मोम उसे देखकर बोली, तुम दोनों अभी तक नीचे क्यों नहीं आए। और देविका वो ठीक तो है ना बोलते हुए उनकी नज़र राज की गर्दन पर चली जाती है, जिसे देखकर उन्हें सब समझ आ जाता है। राज बोला, मोम उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, बोलकर वो वहां से चला जाता है। और राज की मोम जाते हुए राज को देखकर अपने मन में बोली, लगता है मैं बहुत ही जल्द दादी बनने वाली हूँ, सोचकर वो खुश हो जाती है। रात का वक्त राज के सो जाने के बाद देविका चुपके से उठकर बालकनी से ही घर से निकलकर अपने बंगले में चली जाती है। उसे वहां पर देखकर सारे लोग उसे देखकर बोले, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी चीफ। इस पर देविका बोली बिना किसी भाव के आध्या को देखकर बोली, कल रात तुम्हारे ड्रिंक की ग्लास मैंने पी ली थी, उसी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। देविका की बात को आध्या समझ नहीं पाती और हैरानी से देविका को देखने लगती है। तो देविका बोली, चलो उनके पास। फिर देविका उन तीनों लड़कों के पास चली जाती है। वो तीनों लड़के आध्या और देविका को अपने पास देखकर हैरान हो जाते हैं और गुस्से से चिल्लाकर बोले, तो ये सब तुमने जानबूझकर की हो। इस पर देविका मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा, बोलकर वो हंसने लगती है। तो राहुल गुस्से में बोला, 2 कौड़ी की लड़की होकर मुझसे उलझने चली है, तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है। इस पर विहान उसे एक मुक्का मारकर बोला, पता है तेरा बाप कौन है और उसने क्या क्या कारनामे किए हैं। चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्द ऊपर जाकर उनसे मिल सकते हो, बोलकर वो शांत हो जाता है। रोहन बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हें जीतना तुम मंगोगी उससे डबल देने के लिए तैयार है, पर तुम हम सबको जाने दो। उसकी बात सुनकर देविका हंसते हुए बोली, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। तो वो तीनों बोले, हाँ हम तुम्हें वो सब देंगे जो तुम हमसे मंगोगी। इस पर देविका बोली, तो ठीक है, तुम मुझे मेरी फ्रेंड खुशी लाकर दो, जिसे तुम सब ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से मारा था। खुशी का नाम सुनते ही सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। तो देविका बोली, क्यों तुम सबको अब याद नहीं कि मैं किस खुशी की बात कर रही हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर खुशी, जिसे तुम लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से मारकर आग लगाकर जला दिया था और सबको ये जताया कि वो आग लगने से मर गई। देविका की बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। तो देविका बोली, क्यों मारा था तुम सबने उसे मिलकर। इस पर रोकी बोला, हम उसे मारते नहीं तो क्या करते, उसके पास हमारे सारे इनलीगल कामों का सबूत जो लग गया था और उसे ये भी पता चल चुका था कि हम लोग आश्रम के नाम पर लड़कियों को बाहर ले जाकर बेच देते हैं, तो हम क्या करते। उसकी बात सुनकर देविका गुस्से में बोली, तो तुम सब हैवानों ने मिलकर उस अकेली लड़की को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला, पर फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें वैसी ही मौत दूंगी जैसी तुम लोगों ने उसे दिए थे। बोलकर वो अपने साथियों को कुछ इशारा करती है, जिसे देखकर वो लोग पानी से भरा एक कंटेनर लाकर उसमें उन तीनों का मुंह डूबा देते हैं, जिससे वो लोग झटपटाने लगते हैं। 5 से 6 बार ऐसा करने के बाद वो लोग उन्हें बिजली के झटके देने लगते हैं। उसके बाद भी वो लोग रुकते नहीं हैं, गर्म रॉड को लाकर उनके शरीर पर बहुत सारे घाव बना देते हैं, जिससे उन सबकी चीखें गूंजने लगती हैं और वो लोग दर्द से झटपटाने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर देविका बोली, अब पता चला तुम्हें दर्द क्या होता है। तुम सबने मिलकर बहुत सी जिंदगी खराब की है, तब तुम्हें उनका दर्द, उनकी तकलीफ महसूस नहीं हुई, पर आज तुम्हें उन सबकी तकलीफें महसूस भी होगी और तुम उसे सहोगे भी। फिर वो सब उन्हें वैसे ही तड़पा कर मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर और उसका पार्टनर कल रात से अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन्हें अपने बेटे कहीं मिल नहीं रहे होते हैं, इसीलिए वो सब काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उन्हें कल रात के सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा होता है और चलता भी कैसे आर्ब ने उसे हैक जो कर लिया था। उन लोगों ने पुलिस को भी इस बारे में बता दिए थे और पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर एक बड़ा सा ट्रक आता है और उनके गेट के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स फेंक कर चला जाता है। उस बड़ा सा बॉक्स को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर बोला, पता नहीं उसमें क्या हो सकता है। फिर वो जाकर उसे बड़ी ही सावधानी के साथ खोलता है और जैसे ही उसके अंदर देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फिर जाती है। उसे ऐसे देखकर मिनिस्टर और उसका साथी दोनों ही जब उस बॉक्स को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके अंदर उन तीनों के बेटों की लाश होती है, जो बहुत ही बुरी तरह की होती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि जिसने भी उन्हें मारा है उसने बड़ी ही बेरहमी से उन सबको मारा है। मिनिस्टर गुस्से से चीखते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसने हमारे बेटों को ऐसे मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
बोलकर वो अपने गार्ड को बोला, पता लगाओ ये सब किसने किया है, मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगा। गार्ड उसकी बात सुनकर बाहर से चला जाता है और पुलिस बोली, हम भी इस बात के तह तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। बोलकर वो भी बाहर से चला जाता है। उनके जाने के बाद पहला आदमी बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले विक्रम गायब हुआ और अब हमारे बेटे कोई तो है जो हमारे बीच रहकर या फिर हम पर नजर रखकर ये सब कर रहा है। ये हमारा कोई पुराना दुश्मन है या कोई नया, हमें पता लगाना होगा। इस पर मिनिस्टर बोला, हम पता लगाओ और सब अपने घर की सिक्योरिटी टाइट कर लो, पता नहीं वो कौन है जो हमसे उलझने की कोशिश कर रहा है। बहिराज देविका को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, देविका तुम हमेशा गायब कहाँ हो जाती हो। इस पर देविका बोली, तुम मुझ पर अपनी नज़र रख रहे हो। तो राज बोला, नहीं नज़र नहीं रख रहा, बस अपनी बीवी की थोड़ी चिंता कर रहा हूँ। इस पर देविका बोली, क्यों, तुमको तो मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं था, तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होने लगी है। इस पर राज बोला, हमारे बीच क्या बदल गया है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी बोल रही हो। इतना बोलकर वो उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगता है। अगले दिन ओमकार जी देविका से बोले, क्या तुम्हें पता चल चुका है कि वो पैसे कहाँ पर है। इस पर देविका बोली, हाँ मुझे पता चल चुका है, वो सारे पैसे कहाँ पर है। इस पर कैबिनेट मंत्री बोले, तो हम देर क्यों कर रहे हैं, हमें उन्हें ला लेना चाहिए। इस पर देविका कुछ सोचकर बोली, मगर ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिनके पास ये पैसा है वो लोग काफ़ी पावरफुल लोग हैं और उन सब के खिलाफ मेरे पास पूरे सबूत भी मौजूद है। पर उससे पहले हमें उन लोगों की गिरफ्तारी भी करवानी होगी और मैं वो सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दूंगी, पर उन्हें कानून की ही सजा मिले ये काफ़ी नहीं है, वरना वो लोग जेल से छूटने के बाद फिर से अपना गलत काम करना शुरू कर देंगे। इस पर ओमकार जी बोले, तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर देविका बोली, हमें उन्हें कोर्ट में जाने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। एक हफ्ते बाद मिनिस्टर, मेयर और बिजनेसमैन रमन कुमार के खिलाफ उनके सारे इनलीगल कामों के सबूत पेश कर दिए जाते हैं और उनके आश्रम के पीछे के काले कारनामों का सारा काला चिट्ठा कोर्ट के सामने पेश हो जाते हैं, जिन्हें देखकर कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है और पुलिस उन्हें लेकर जब जा रही होती है तभी कोई उन पर हमला करके उन तीनों को मार देते हैं, जिससे उनका किस्सा वहीं पर खत्म हो जाता है और देविका अपनी टीम के साथ पुलिस और कैबिनेट मंत्री और ओमकार जी के साथ ही मेयर के घर जाते हैं और उनके घर के पीछे साइड एक बंद पड़ा कुआं होता है। वहां पर पुलिस की टीम मिलकर कुएं के ऊपर से उसके जाल को हटा देते हैं और जब उसके अंदर जाकर कुछ लोग देखते हैं तो उन्हें उसके अंदर बड़े बड़े बंडलों में नोटों की गड्डी दिखती है, जिसे निकाल लेने के बाद उन पैसों से उस अस्पताल बनने का काम शुरू हो जाता है जो इन पैसों को चोरी कर लेने से बंद हो गया था। और इसी के साथ देविका का मिशन भी खत्म हो गया था जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी, मगर उसकी टीम के अलावा कोई भी ये बात नहीं जान पाया कि देविका ने इस मिशन के चलते अपना बदला उन लोगों से लिया था जिसने उसकी फ्रेंड को मारा था। देविका के मिशन कंप्लीट होने पर देविका अपनी टीम को वापस भेज देती है और अब उसको भी यहाँ से जाना था। जब देविका ये बात घर में सबको बताती है तो देविका के जाने की बात सुनकर ओमकार जी, उनके बेटे और बहू तीनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, पर वो जानते थे कि देविका को जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि वो यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए ही आई थी। पर फिर भी मिसेस बत्रा देविका को देखकर बोली, देविका बेटा, क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है कि तुम हम सबको छोड़कर चली जाना चाहती हो? क्या हम सब इतने बुरे हैं कि तुम हमारे साथ रहना तक नहीं चाहती हो? अब तो तुम्हारे और राज के बीच भी सब कुछ सही हो गया है, राज तो तुमसे प्यार भी करने लगा है, तो फिर तुम क्यों हम सबको छोड़कर जाना चाहती हो? मिसेस बत्रा ये सब देविका का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी नम आंखों से उसे देखकर बोल रही होती है। उन्हें ऐसे देखकर देविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर उन्हें देखते हुए बोली, आंटी ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर सब अच्छे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर तो सब बहुत अच्छे हैं, आप सबने मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है और मुझे भी यहाँ आकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूँ। मुझे यहाँ पर एक अपनापन सा मिला है और आप सबके साथ एक रिश्ता सा बन गया है, पर फिर भी मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे वहाँ पर उनके पास जाना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 1 महीनों के लिए ही आई थी जो अब पूरे हो गए हैं। इस पर मिसेस बत्रा बोली, और शादी के बारे में तुम क्या बोलोगी? भले ही तुम्हारी शादी उन पेपर्स में एक कॉन्टैक्ट हो, पर तुम्हारी शादी पूरी रस्मों के साथ भी तो हुई है ना। तुमने राज के साथ 7 फेरे लिए हैं, राज ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, तो तुम कैसे उसे छोड़कर जा सकती हो?
देविका मिसेस बत्रा की फीलिंग्स को अच्छे से समझ रही होती हैं, तो वो उन्हें अपने गले से लगाते हुए बोली, मैं जानती थी आंटी कि आप ऐसा ही कहोगी, पर आप मेरे बारे में भी सोचो। मेरा भी एक परिवार है, मेरा भी एक घर है जहाँ पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी माँ पापा मेरी राह देख रहे होंगे। आप समझ सकती हो, फिर भी आप मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, जबकि आप जानती थी कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आई हूँ। देविका की बात पर मिसेस बत्रा कुछ नहीं बोलती है, वो बस देविका को अपने गले से लगाए रखती हैं। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद दोनों अलग होते हैं, तो देविका अपने रूम में अपना सामान पैक करने चली जाती है। वही राज इन सारी बातों से अनजान देविका के लिए एक सरप्राइज डिनर का प्लान कर रहा होता है। जब राज घर आता है तो वो देखता है कि देविका ने अपने 2 बड़े बड़े लगेज पैक करके रख लिए थे, और देविका बेड पर बैठी कुछ सोच रही होती है। उसे ऐसे सोच में डूबे हुए देखकर राज देविका के पास बैठते हुए बोला, देविका जब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ही बैठा हूँ तो तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो। देविका का ध्यान राज की बातों से टूटता है। देविका राज को देखकर बोली, तुम कब आए। इस पर राज बोला, तभी जब तुम अपने ख्यालों में गुम थी। फिर राज देविका को देखकर बोला, देविका ये बैग किसके है और कौन कहाँ पर जा रहा है। इस पर देविका बोली, ये बैग मेरे है और मैं जा रही हूँ अपने घर। देविका की बात सुनकर राज बोला, अच्छा मजाक है। इस पर देविका उसकी आंखों में देखकर बोली, राज हमारा शादी का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का नहीं 1 महीने का था, जो खत्म हो चुका है, तो अब हम पति पत्नी नहीं है और अब मुझे भी मेरे घर वापस जाना होगा। देविका की बात सुनकर राज बोला, जाना होगा, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो मुझे छोड़कर। नहीं देविका, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने वाला हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और तुम ही हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, तो तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में भूल ही जाओ। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने वाला। इतना बोलकर वो उसे कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर देविका बोली, बच्चों जैसी जिद करना बंद करो। राज वैसे भी तुम तो मुझसे शादी तक नहीं करना चाहते थे, ना ही मुझसे प्यार करते थे, तो फिर क्यों तुम अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ और मैंने जाने का फैसला कर लिया है, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। देविका की बातों को सुनकर राज बोला, देविका पहले की बात अलग थी, पर अब मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पेट में मेरा बेबी भी हो सकता है, तो तुम उसे मुझसे दूर लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। राज की बात सुनकर देविका हैरानी से राज को देखकर बोली, ये क्या बकवास है राज, हम बस 3 बार ही इंटीमेट हुए हैं, तो इतनी जल्दी में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। इस पर राज बोला, बिल्कुल हो सकती हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। देविका, मेरा फायदा उठा लेने के बाद तुम मुझे टिश्यू पेपर की तरह फेंक रही हो, ये तो गलत बात है ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने वाला, तो तुम अपनी जिद छोड़ दो। देविका राज की बात सुनकर हैरान और परेशान दोनों थी। वो खुद से बोली, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में फिर राज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं एक बच्चे को उसके पिता से और एक पिता को उसके बच्चे से दूर करने का पाप नहीं कर सकती हूँ। बोलते हुए ही उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है और उसे राज के साथ बिताए वो सारे पल याद आ जाते हैं। उसे भी तो इन कुछ ही दिनों में राज की आदत हो गई थी, और पेपर पर भले ही उनकी शादी झूठी हो, पर जो शादी उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ किए थे वो उसे झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो राज के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों को ही तो खुद से कभी दूर नहीं करती थी। देविका सारी बातों को सोच ही रही होती है कि उसे राज की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। राज बोला, देविका प्लीज़ यार, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना, बड़ी मुश्किल से तो मैंने खुद को संभाला है, मैं फिर से टूटना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलते हुए वो रोने लगता है। राज को ऐसे रोते हुए देखकर देविका का दिल पिघल जाता है और वो राज को अपने गले से लगाते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ राज, तुम ऐसे मत रो और तुम सबसे पहले रोना बंद करो। देविका की बात सुनकर राज बोला, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर हमारे बेबी को लेकर कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। राज ऐसा बोलते हुए ही देविका की कमर में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, जैसे उसने उसे छोड़ा तो देविका उसे छोड़कर ही कहीं भाग ना जाए। राज के ऐसे बच्चों के जैसे बिहेव करने पर देविका थोड़ी हैरान हो जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोली, राज शांत हो जाओ, देखो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अब तुम शांत हो जाओ। पर फिर भी राज उसे नहीं छोड़ता है, तो अब देविका को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो राज पर चिल्ला चिल्ला कर बोली, अगर तुमने अभी मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं अभी ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बोलकर वो अपना मुंह बना लेती है।
देविका की बात सुनकर राज एकदम बच्चों की तरह उसकी बात मानकर उससे दूर हो जाता है और उसे अपना क्यूट सा फेस बनाकर देख रहा होता है। राज को ऐसे देखकर देविका को राज पर बड़ा ही प्यार आ रहा होता है और उसकी नज़र जाकर सीधे उसके होठों पर जाकर रुक जाती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और राज को बैक पर गिरा देती है और खुद राज के ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगती है। देविका के ऐसा करने से राज पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर वो भी देविका का पूरा साथ देने लगता है। उनकी वो सॉफ्ट किस कब पे स्नेप में बदल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता और कुछ ही देर में वो दोनों अपने प्यार की गहराई में डूब जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो दोनों के चेहरे पर ही एक प्यारी सी मुस्कान होती है। देविका राज के गाल पर किस करके बोली गुड मॉर्निंग राज, तो राज भी देविका को अपनी बाहों में लेते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। इस पर देविका बोली राज चलो अब उठ भी जाओ, दिन निकल चुका है। इस पर राज बोला पर मुझे तो अभी सोना है। देविका राज को देखकर बोली ठीक है, तुम्हें सोना है तो तुम सो ना, पर मुझे जाने दो। इस पर राज अपना छोटे बच्चे की तरह मुंह बना कर लेता है, जिसे ऐसा करते देखकर देविका हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। सुबह के 8 बजे जब देविका और राज नीचे आते हैं, दोनों को ऐसे एक साथ खुश देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि दोनों खुश क्यों हैं। तभी राज की मोम बोली क्या तुम दोनों काफी खुश लग रहे हो। इस पर राज बोला मोम, देविका ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी और भी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। राज की बात सुनकर जहां अभी तक सब उदास थे वहीं अब सबके फेस पर मुस्कान आ जाती है। राज की मोम देविका को अपने गले लगाते हुए बोली थैंक्स बेटा, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इस पर देविका बोली थैंक्स आप अपने बेटे को कहो आंटी, क्योंकि ये ही है जो मुझे गोच की तरह चिपक रहा था, जिसके कारण मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। देविका की बात सुनकर सारे लोग मुस्कुरा देते हैं। वही राज की बात भी अब सच हो चुकी थी, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही पता चलता है कि देविका सच में प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर तो राज के पैर जमीन पर ही नहीं टिकते हैं और वो खुशी से झूमने लगता है। राज को ऐसे खुश देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब राज देविका का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगा, यहाँ तक कि वो तो उसे जमीन पर पैर तक भी नहीं रखने देता था। राज की इतनी केयर और प्यार को देखकर देविका भी राज को चाहने लगी थी और 9 महीने बाद देविका एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका ध्यान रखने की सारी जिम्मेदारी राज की मोम ले लेती है। वही अब देविका राज के कंधों पर सर रखकर बैठी होती हैं। तभी राज देविका से बोला बेसे देविका, तुमने मुझे एक बात नहीं बताई। इस पर देविका बोली कौन सी बात। इस पर राज बोला यही कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। राज की बात सुनकर देविका मुस्कुराते हुए राज को देखकर उसके सीने पर अपनी उंगली रखकर बोली। इसके लिए देविका की बात राज को समझ नहीं आती तो वो उसे असमंजस में देखने लगता है। तो देविका बोली तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है उसके लिए, क्योंकि ये जो दिल तुम्हारे पास है वो तो हमेशा से ही मेरा था। ये मेरे राज का दिल है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। देविका की बात सुनकर राज हैरान हो जाता है। तभी देविका बोली तुम्हें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, बोलकर वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती हैं। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स समाप्त। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।